तो दोस्तों फाइनली ब्लैक मिरर का जो सेक्शन 31 से 6 है वो हमें देखने को मिलने वाला है नेटफ्लिक्स की तरफ से। ये सीरीज हमें तकरीबन मैं आपको बताऊँ 2011 से देखने को मिल रही है और अब तक 5 सेक्शन हमें देखने को मिल चुके हैं। छठा हमें अब देखने को मिलने वाला है बहुत जल्द नेटफ्लिक्स की तरफ से। तो उसी पर बात होगी आज की इस वीडियो में। पूरी जानकारी मैं इस सीरीज के बारे में बताऊँगा, तो कंटिन्यू हमारे साथ इस वीडियो में बने रहे ताकि आपको अपडेट पूरी मिल सके। ब्लैक मिरर चार्ली ब्रूकर द्वारा बनाई गई एक ब्रिटिश एंथोलॉजी टेलीविजन सीरीज है। यह सीरीज विभिन्न शैलियों की खोज करती है, जिसमें अधिकांश एपिसोड निकट भविष्य के डायस्टोपिया में सेट होते हैं, जिसमें विज्ञानफाई तकनीक होती है, एक प्रकार की काल्पनिक कथा। यह सीरीज द ट्वाइलाइट जोन से प्रेरित है और समकालीन सामाजिक मुद्दों पर टिप्पणी करने के लिए प्रौद्योगिकी और मीडिया के विषयों का उपयोग करती है। अधिकांश एपिसोड ब्रूकर द्वारा कार्यकारी निर्माता एनाबेल जोन्स की भागीदारी के साथ लिखे गए हैं। 6 श्रृंखलाओं में 27 एपिसोड और एक विशेष एपिसोड है। इसके अलावा इंटरेक्टिव फिल्म ब्लैक मिरर बैंडरसनैच 2018 भी है। पहली 2 श्रृंखलाएं 2011 और 2013 में ब्रिटिश नेटवर्क चैनल 4 पर प्रसारित हुईं, जैसा कि 2014 का विशेष व्हाइट क्रिसमस था। इसके बाद यह कार्यक्रम नेटफ्लिक्स पर चला गया, जहां 2016, 2017, 2019 और 2023 में 4 और श्रृंखलाएं प्रसारित हुईं। 7वीं श्रृंखला 10 अप्रैल 2025 को रिलीज के लिए तैयार है। नेटफ्लिक्स द्वारा 2 संबंधित वेबिसोड श्रृंखलाएं बनाई गई और पहली 4 श्रृंखलाओं की एक साथी पुस्तक इनसाइड ब्लैक मिरर 2018 में प्रकाशित हुई। कई एपिसोड के साउंड ट्रैक एल्बम के रूप में जारी किए गए हैं। ब्लैक मिरर को कई समीक्षकों ने 2010 के दशक की सर्वश्रेष्ठ टेलीविजन सीरीज में से एक माना है, जबकि कुछ आलोचकों ने सीरीज के सूत्रबद्ध नैतिकता विषयों को स्पष्ट पाया है या गुणवत्ता में गिरावट का हवाला दिया है। इस कार्यक्रम ने सैन जुनिपेरो, यूएसएस कॉलिस्टर और बैंडरसनैच के लिए लगातार 3 बार उत्कृष्ट टेलीविजन मूवी के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार जीता। अमेरिकन हॉरर स्टोरी और इनसाइड नंबर 9 के साथ ब्लैक मिरर को एंथोलॉजी टेलीविजन प्रारूप को पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया गया है और मीडिया द्वारा कई एपिसोड को भविष्यसूचक माना गया है। एपिसोड मुख्य लेख ब्लैक मिरर एपिसोड की सूची। श्रृंखला को मूल रूप से यूनाइटेड किंगडम में चैनल 4 द्वारा कमीशन किया गया था और दिसंबर 2011 में प्रीमियर किया गया था। फरवरी 2013 के दौरान एक दूसरी श्रृंखला चली। सितंबर 2015 में नेटफ्लिक्स ने कार्यक्रम खरीदा, 12 एपिसोड की एक श्रृंखला शुरू की, जिसे बाद में 6 एपिसोड की 2 श्रृंखलाओं में विभाजित किया गया। एक पहले 6 एपिसोड 21 अक्टूबर 2016 को नेटफ्लिक्स पर दुनिया भर में एक साथ तीसरी श्रृंखला के रूप में जारी किए गए थे। 6 एपिसोड की चौथी श्रृंखला 29 दिसंबर 2017 को जारी की गई थी। 2-3 एपिसोड वाली 5वीं श्रृंखला 5 जून 2019 को जारी की गई थी। 3 पहली 4 श्रृंखलाएं साथ ही विशेष व्हाइट क्रिसमस डीवीडी पर जारी की गई है। 4 छठी सीरीज 2022 में शुरू की गई और 15 जून 2023 को रिलीज की गई। 5, 6, 7 सातवीं सीरीज की घोषणा नवंबर 2023 में की गई और इसे 10 अप्रैल 2025 को रिलीज किया जाना तय है। 8, 9 श्रृंखला एपिसोड मूलतः जारी। सबसे पहले जारी, अंतिम बार जारी नेटवर्क। 1, 3-4 दिसंबर 2011 18 दिसंबर 2011 चैनल 4। 2, 3-11 फरवरी 2013 25 फरवरी 2013 विशेष 16 दिसंबर 2014। 3, 6-21 अक्टूबर 2016 नेटफ्लिक्स। 4, 6-29 दिसंबर 2017 इंटरएक्टिव फिल्म। 28 दिसंबर 2018। 5, 3-5 जून 2019। 6, 5-15 जून 2023। 7, 9, 6-10 अप्रैल 2025। आधार
शैली और विषय। चूंकि ब्लैक मिरर एक एंथोलॉजी श्रृंखला है, प्रत्येक एपिसोड स्टैंडअलोन है और इसे किसी भी क्रम में देखा जा सकता है। 10 कार्यक्रम विज्ञान कथा के भीतर काल्पनिक कथा का एक उदाहरण है। अधिकांश एपिसोड डायस्टोपियन निकट विषय में उपन्यास प्रौद्योगिकियों के साथ सेट किए गए हैं, जो समकालीन संस्कृति, अक्सर इंटरनेट से एक विशेषता को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करते हैं। 11, 12, 13 एक उदाहरण क्रोकोडाइल है, जहां किसी व्यक्ति की यादों को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रिकॉलर डिवाइस आधुनिक दुनिया से मुख्य अंतर है। 11 ऐसी कई तकनीकों में मानव शरीर या चेतना को बदलना शामिल है। इन कार्यों की नैतिकता के लिए ब्रह्मांड में बहुत कम चिंता है। 12 वे उपयोगकर्ता को सुविधा या स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। 12, 13 स्क्रीन के एड्रियन मार्टिन ने लिखा कि कई एपिसोड बुनियादी मानवीय भावनाओं और इच्छाओं को दर्शाते हैं, जो एक तकनीकी प्रणाली के साथ जुड़ती है और उससे विकृत हो जाती है, जो हमेशा नियंत्रण से बाहर हो जाती है और तबाही मचाती है। 11 रेट्रोफ्यूचरिस्टिक डिजाइन प्रत्येक एपिसोड के विषय को उजागर करते हैं, जो अक्सर आराम, भावनात्मक जुड़ाव या निजीकरण की कमी दिखाते हैं। 14 सेटिंग्स आम तौर पर पितृसत्तात्मक और पूंजीवादी होती है। 15 ब्लैक मिरर में आवर्ती विषयों में डेटा गोपनीयता और निगरानी, आभासी वास्तविकता, व्यक्तिवाद और उपभोक्तावाद शामिल है। 11, 12 कई एपिसोड में कथानक में मोड़ है। 16, 17 चैनल 4 के लिए पहली सीरीज महंगी थी, क्योंकि एंथोलॉजी प्रारूप का मतलब था कि पैमाने की कोई अर्थव्यवस्था नहीं थी, लेकिन ब्लैक मिरर को 3 एपिसोड की दूसरी सीरीज के लिए कमीशन दिया गया था। ब्रूकर ने इसे पैमाने में अधिक महाकाव्य, लेकिन दायरे में अधिक अंतरंग के रूप में वर्णित किया। एपिसोड में अधिक कमजोर तकनीकें हैं। ब्रूकर ने टिप्पणी की कि दूसरी श्रृंखला पहली की तरह ही है। पूर्व में क्रम में विकृत राजनीतिक व्यंग्य, डायस्टोपियन हेलस्केप और तकनीक द्वारा अलग किए गए रिश्ते के विषय है, जबकि बाद में इन रूपों के एपिसोड को उलटकर प्रस्तुत किया गया है। पहली श्रृंखला के प्रत्येक एपिसोड में एक पुरुष नायक था, इसलिए ब्रूकर ने जानबूझकर पहले 2 एपिसोड, बी राइट बैक और व्हाइट बियर के लिए महिला नायक लिखीं। 46, 59 से 64 दूसरी श्रृंखला के लिए एक ट्रेलर मूविंग पिक्चर कंपनी द्वारा बनाया गया था और इसमें एक स्वप्न दृश्य, एक कारखाना और एक बड़ा धूल का बादल दिखाया गया था, लेकिन श्रृंखला के 2 एपिसोड के कोई अंश नहीं थे। 71 यह श्रृंखला 11 फरवरी 2013 से साप्ताहिक रूप से प्रसारित हुई। बी राइट बैक मार्था हेले एटवेल का अपने साथी ऐश डोमनॉल ग्लीसन की मृत्यु पर शोक मनाते हुए भावनात्मक समर्थन के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता की ओर मुड़ने का अनुसरण करती है। लेनोरा क्रिचलो ने व्हाइट बियर में विक्टोरिया स्किलेन की भूमिका निभाई है, जो एक सर्वनाश में एक महिला है जो अपनी याददाश्त खो चुकी है। द वाल्डो मोमेंट एक राजनीतिक व्यंग्य है जिसमें डैनियल रिग्बी ने जेमी साल्टर की भूमिका निभाई है, जो एक एनिमेटेड भालू के रूप में उपचुनाव लड़ता है। ब्लैक मिरर क्रिसमस के दौरान ब्रूकर के अनुसार यह सीरीज अभी भी चैनल 4 के कॉमेडी विभाग से अपना बजट ले रही थी और इस बात पर चर्चा चल रही थी कि क्या इसे ड्रामा विभाग के अंतर्गत आना चाहिए। उस समय चैनल 4 के कॉमेडी प्रमुख शेन एलन ने 2018 में कहा था कि ब्लैक मिरर के बजट से कोई हैरान रह गया था, जो कॉमेडी के लिए मानक से कहीं ज्यादा था। कॉमेडी के नए प्रमुख का ब्रूकर और जोन्स के साथ कोई मौजूदा रिश्ता नहीं था। 46, 101 से 103 जॉन हैम जिन्होंने व्हाइट क्रिसमस में मैट की भूमिका निभाई थी। ब्रूकर ने 2018 में बताया कि चैनल 4 एपिसोड की तीसरी सीरीज पर सहमत हो गया, लेकिन उसने पहले से ही एपिसोड के विस्तृत सारांश का अनुरोध किया। ब्रूकर ने एंजल ऑफ द मॉर्निंग नामक एक एपिसोड बनाया, जो बाद में व्हाइट क्रिसमस में एक कहानी बन गया। उन्होंने पहले की स्क्रिप्ट इनबाउंड पर आधारित एक एपिसोड की भी कल्पना की, जो बाद में मेन अगेंस्ट फायर के समान होता।
एक अन्य एपिसोड का नाम क्रोकोडाइल रखा गया, जो उसी नाम की सीरीज के 4 एपिसोड के साथ कुछ हिस्सों में ओवरलैप हुआ। लंबे इंतजार के बाद ब्रूकर और जोन्स को बताया गया कि विचार बहुत ब्लैक मिरर नहीं थे। हालांकि चैनल 4 ने एक बार का विशेष बनाने का सुझाव दिया हो सकता है। जोन्स ने कहा कि उन्हें उनसे स्पष्टता की कमी महसूस हुई। 46, 101 से 103। जोन्स और ब्रूकर ने अगले साल अन्य परियोजनाओं पर काम किया, जैसे ए टच ऑफ क्लॉथ। 46, 101 से 105 उन्होंने एंडेमोल के एक विभाग हाउस ऑफ टुमारो की स्थापना की, जिसके तहत बाद में ब्लैक मिरर सामग्री का उत्पादन किया जाएगा। 73, चैनल 4 के एक कर्मचारी से टकराने के बाद ब्रूकर ने चैनल को ईमेल करके पूछा कि ब्लैक मिरर को कैसे जारी रखा जाए। चैनल 4 के पास 1 घंटे के क्रिसमस स्पेशल के लिए बजट था, लेकिन जोन्स और ब्रूकर ने 90 मिनट के एपिसोड के लिए जोर दिया। व्हाइट क्रिसमस 3 कहानियों का एक संयोजन था, जो 1983 की विज्ञान कथा फिल्म ट्वाइलाइट जोन द मूवी जैसे कार्यों से प्रेरित था। इसमें जॉन हैम ने मैट और रैफेस पाल ने जो के रूप में अभिनय किया। यह एपिसोड 16 दिसंबर 2014 को प्रसारित हुआ। 46, 101, 105। नेटफ्लिक्स पर जाए। व्हाइट क्रिसमस की प्रेस स्क्रीनिंग के दिन ब्रूकर और जोन्स ने चैनल 4 के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिन्होंने उन्हें बताया कि वे श्रृंखला जारी रखना चाहते हैं, लेकिन बजट की कमी के कारण इसे सहनिर्माण की आवश्यकता होगी। सहनिर्माण निधि को सुरक्षित करने के प्रयास में यह जोड़ी कुछ महीने पहले लॉस एंजिल्स गई थी, लेकिन असफल रही। चैनल ने यह भी सुझाव दिया कि ब्रूकर इलेक्ट्रिक ड्रीम्स 2017 से 2018 का एक एपिसोड लिख सकते हैं, जो फिलिप के डिक की लघु कहानियों का रूपांतरण है। 46, 123 से 124 उन्होंने एक अमेरिकी नेटवर्क के सुझाव पर एक व्यापक कथानक वाली 5 एपिसोड की श्रृंखला पर भी विचार किया, जिसे योजना का नाम गेम ऑफ ड्रोन्स रखा गया। 57, 1 दिसंबर 2014 को कार्यक्रम की पहली 2 श्रृंखलाएं संयुक्त राज्य अमेरिका में नेटफ्लिक्स पर जारी की गई, जब उन्होंने विशेष स्ट्रीमिंग अधिकार खरीदे, जिससे कार्यक्रम के लिए दर्शकों का ध्यान बढ़ गया। 57, 74 चैनलों के बीच एक बोली युद्ध में, जिसमें अमेरिकी कंपनियां AMC, सिफी और HBO शामिल थीं, नेटफ्लिक्स ने 10 एपिसोड की 2 श्रृंखलाओं की प्रतिबद्धता के साथ नेतृत्व किया। 57, 46, 125 से 126 ब्रूकर और जोन्स ने 2018 में बताया कि हालांकि वे और नेटफ्लिक्स दोनों चैनल 4 को समान भागीदार के रूप में रखने के इच्छुक थे, चैनल 4 टालमटोल कर रहा था। अंततः उन्हें नेटफ्लिक्स के साथ सहनिर्माण पर चर्चा के बिना एक बैठक मिली, जहां चैनल ने 3 एपिसोड के लिए नवीनीकरण का सुझाव दिया। बाद में चैनल ने 6 एपिसोड की पेशकश की यदि पूर्ण उपचार अग्रिम में दिए जा सकते थे, लेकिन ब्रूकर और जोन्स विचारों की पिछली अस्वीकृति के कारण चिंतित थे। सितंबर 2015 में नेटफ्लिक्स ने ब्लैक मिरर के 12 एपिसोड कमीशन किए। 75 इस बिंदु तक श्रृंखला लगभग 80 क्षेत्रों में उपलब्ध थी। 57 मार्च 2016 में इसने चैनल 4 को यूके में तीसरी श्रृंखला के वितरण के अधिकारों के लिए $40 मिलियन की बोली के साथ पछाड़ दिया। 76 एंडेमोल ने एक बयान जारी कर कहा कि चैनल 4 के पास 2013 से ब्लैक मिरर को फिर से शुरू करने का अवसर था और इस पर और बाद में उनके पास आए सहनिर्माण प्रस्तावों को पारित कर दिया। चैनल 4 के लिए यूके विंडो के संबंध में समझौता करने के लिए और प्रयास किए गए, लेकिन ये भी दुख की बात है कि कोई फायदा नहीं हुआ। एक प्रेस विज्ञप्ति में चैनल 4 ने कहा कि उन्होंने ब्लैक मिरर को फिर से शुरू करने की पेशकश की। श्रृंखला 3 गुगु मबाथारो, मैकेंजी डेविस। गुगु मबाथारो, बाय और मैकेंजी डेविस, दाई ने सैन जुनिपेरो में अभिनय किया, जो नेटफ्लिक्स के लिए लिखा गया पहला एपिसोड था। तीसरी सीरीज की कहानियों को विकसित करने में ब्रूकर ने पिछले एपिसोड को देखा और पाया
कि सभी कहानियां पात्रों के ऐसी स्थिति में फंसने के बारे में थीं जहां से वे बच नहीं सकते थे। तीसरी सीरीज के साथ ब्रूकर अलग-अलग प्रारूपों की खोज करना चाहते थे, जिसमें रोमांस और पुलिस प्रक्रिया जैसी अधिक पारंपरिक कहानियां शामिल थीं। 78 निर्माता लूसी डाइक ने टिप्पणी की कि नेटफ्लिक्स को उम्मीद थी कि यह सीरीज बड़ी और बेहतर और अधिक अंतर्राष्ट्रीय बनेगी, जबकि प्रोडक्शन डिजाइनर जोएल कोलिंस ने कहा कि नेटफ्लिक्स पिछले एपिसोड की तुलना में समान पैमाने पर या बड़े पैमाने पर विचारों का समर्थन करने में खुश था। ब्रूकर ने सीरीज के लिए जो पहला एपिसोड लिखा था वह सैन जुनिपेरो था, और यह पिछले एपिसोड से जानबूझकर अलग था और साथ ही उन प्रशंसकों पर जानबूझकर रास्पबेरी झटका था जो सीरीज के संभावित अमेरिकीकरण से चिंतित थे। 46, 126, 127। हालांकि अलग-अलग एपिसोड अलग-अलग शैलियों का पता लगाते हैं। 11 अपराध कथा एपिसोड में पुलिस प्रक्रियात्मक हेटेड इन द नेशन और स्मिथेरेंस और नॉर्डिक नोयर क्रोकोडाइल शामिल है। 18, 19, 20 हॉरर और मनोवैज्ञानिक हॉरर क्रमशः ब्लैक म्यूजियम और प्लेटेस्ट की विशेषताएं है। 21, 22 पहला एपिसोड द नेशनल एंथम में ब्लैक कॉमेडी और राजनीतिक व्यंग्य शामिल है। 23, 24 कुछ एपिसोड में हल्की फुल्की शैलियों की विशेषताएं है, जैसे सैन जुनिपेरो और स्ट्राइकिंग वाइपर में रोमांस, हैंग द डीजे में रोमांटिक कॉमेडी या यूएसएस कॉलिस्टर में स्पेस ओपेरा। 25, 26, 27, 28 अन्य शैलियों में ड्रामा, 15 मिलियन मेरिट्स, मनोवैज्ञानिक थ्रिलर, ब्लैक मिरर, बैंडरसनैच, पोस्ट एपोकेलिक फिक्शन, मेटल हेड और युद्ध फिल्म मेन अगेंस्ट फायर शामिल है। 11, 15, 29, 30 ब्लैक मिरर को वैज्ञानिक और तकनीकी उन्नति की अंतहीन खोज के नकारात्मक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करने के लिए देखा जा सकता है। 12 अधिकांश एपिसोड दुखी होकर समाप्त होते हैं। 13 हालांकि जो पात्र सावधानी से उस तकनीक के जोखिमों पर विचार करते हैं जिसके साथ वे जुड़ते हैं, उन्हें सुखद अंत मिलता है, जैसा कि सैन जुनिपेरो में हुआ। 12 वाया पेनोर्मिका की जुलियाना लोपेज ने तर्क दिया कि डायस्टोपियन सेटिंग्स फ्रांसीसी मार्क्सवादी गाय डेबॉर्ड की तमाशा की अवधारणा से मिलती जुलती है, जिसमें मास मीडिया व्यक्तियों के लिए अलगाव और एक अप्राप्य यूटोपिया बनाता है। उदाहरण के लिए, नोजराइव में नायक लेसी सतीपन और प्रदर्शनशीलता के माध्यम से एक यूटोपियन जीवन के लिए प्रयास करता है, एक ऐसे समाज में जहां सोशल मीडिया की सफलता उच्च सामाजिक आर्थिक स्थिति में योगदान करती है। इस शैली की फिल्मों में इंसेप्शन 2010 और इटर्नल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड 2004 शामिल है, और ये काम अक्सर राज्य, तकनीक या परिवार की अविश्वसनीयता को दर्शाते हैं। 12 कुछ आलोचकों का मानना था कि चैनल 4 के तहत निर्मित एपिसोड में अधिक ब्रिटिश टोन या साझा सौंदर्य गुण थे जो बाद की श्रृंखला में नहीं पाए गए। 11, 12 इसके विपरीत, नोजराइव, सैन जुनिपेरो, यूएसएस कॉलिस्टर और हैंग द डीजे सहित नेटफ्लिक्स एपिसोड चैनल 4 एपिसोड की तुलना में पेस्टल सौंदर्यशास्त्र, 1980 या 1990 के दशक की यादों और हल्के फुल्के स्वर का प्रमाण देते हैं। 12 बाद की श्रृंखला में सुखद अंत और प्रौद्योगिकी के सकारात्मक उपयोग की आवृत्ति बढ़ जाती है। 31, 32, 33 मेजी डे में एक वेयरवोल्फ और डेमन 79 इंच में एक दानव के उपयोग के साथ, छठी श्रृंखला ने ब्लैक मिरर में अलौकिक डरावने तत्वों को पेश किया और प्रौद्योगिकी की भूमिका को कम कर दिया। 34, 35, 36 एपिसोड के बीच संबंध। इरमा थॉमस, जिनका 1964 का गीत एनीवन हु नोज व्हाट लव इज विल अंडरस्टैंड ब्लैक मिरर में बार बार आता है। बाद के एपिसोड में ईस्टर अंडे के संकेत शामिल है, अन्य किश्तों के छोटे संदर्भ। उदाहरण के लिए, काल्पनिक समाचार चैनल यूकेएन एपिसोड के बीच में आता है और कंपनी फेंस पिज्जा, यूएसएस कॉलिस्टर और क्रोकोडाइल दोनों में दिखाई देती है। 37, 38
विभिन्न एपिसोड में दिखाए गए समाचार टिकर और सोशल मीडिया फीड में बड़ी संख्या में ईस्टर अंडे पाए जाते हैं। 39-40 चौथी श्रृंखला के अंतिम एपिसोड ब्लैक म्यूजियम के मुख्य सेट में श्रृंखला के प्रत्येक पिछले एपिसोड के संदर्भ शामिल थे। 41 इर्मा थॉमस का गाना एनी हु नोज व्हाट लव इज विल अंडरस्टैंड 1964 6 एपिसोड में दिखाई देता है। 15 मिलियन मेरिट्स व्हाइट क्रिसमस मेन अगेंस्ट फायर क्रोकोडाइल रेचेल जैक एंड एशले 2 और जोन इज ऑफुल 42-43 ब्रूकर द्वारा डिजाइन किया गया और पहली बार व्हाइट बियर में इस्तेमाल किया गया प्रतीक बैंडरसनैच में शाखाओं वाले रास्तों का प्रतीक है और अन्य उपयोगों के अलावा डेमन 79 इंच में एक तावीज पर अंकित है। 44-45 46-84 अभिनेता शायद ही कभी एक से अधिक एपिसोड में दिखाई देते हैं। जो दिखाई देते हैं उनकी भूमिकाएं असंबंधित होती है। एरोन पॉल ने यूएसएस कॉलिस्टर में कैमियो करने के लिए सहमत होने के बाद अंतरिक्ष थीम वाले एपिसोड बियॉन्ड द सी में अभिनय किया, बशर्ते कि यह उन्हें अन्य एपिसोड में दिखाई देने से न रोके। 47-48 हन्ना जॉन कामेन ने गायिका सेल्मा 15 मिलियन मेरिट्स और पत्रकार सोंजा प्लेटेस्ट की भूमिका निभाई। माइकेला कोएल एक एयरलाइन चेक इन कर्मी नोजराइव और अंतरिक्ष चालक दल की सदस्य शानिया यूएसएस कॉलिस्टर थीं। मोनिका डोलन ने एक पुलिस अधिकारी स्मिथेरेंस और एक नायक की मां लोच हेनरी की भूमिका निभाई। डेनियल लैपाइन ने छोटे किरदार मैक्स द एंटायर हिस्ट्री ऑफ यू और डॉक्टर डेनियल ब्लैक म्यूजियम की भूमिका निभाई। 49, 50, 51, 52 पूरी श्रृंखला में बार बार आने वाला एक ग्लिफ जिसे ब्रूकर द्वारा डिजाइन किया गया था और पहली बार व्हाइट बियर 46 में इस्तेमाल किया गया था। 84 कुछ लेखकों का मानना है कि ईस्टर अंडे की प्रचुरता या पूरे कार्यक्रम में टोनल और विषयगत कनेक्शन के कारण ब्लैक मिरर एपिसोड एक साझा ब्रह्मांड में सेट किए गए हैं। 12 प्रशंसकों और पत्रकारों ने एपिसोड के बीच ठोस कालानुक्रम स्थापित करने का प्रयास किया है। 53-54 इस विषय पर श्रृंखला के निर्माता चार्ली ब्रूकर की टिप्पणियां समय के साथ बदल गईं। उन्होंने शुरू में कार्यक्रम की सेटिंग को कलात्मक ब्रह्मांड या मनोवैज्ञानिक रूप से साझा ब्रह्मांड के रूप में वर्णित किया। 40-53 तीसरी श्रृंखला की रिलीज के बाद उन्होंने कहा कि हेटेड इन द नेशन में एक पंक्ति जो व्हाइट बियर में केंद्रीय अपराध का संदर्भ देती है उनके बीच एक कैनोनिकल कनेक्शन स्थापित करती है। 39 ब्रूकर ने ब्लैक म्यूजियम के बारे में कहा कि यह वास्तव में अब यह संकेत देता है कि यह सब एक साझा ब्रह्मांड है। 53 हालांकि उन्होंने 2018 में ईस्टर अंडे को प्रशंसकों के लिए बनावट का एक अतिरिक्त हिस्सा के रूप में वर्णित किया और न कि एक ऐसा विचार जो नए एपिसोड के डिजाइन को सीमित करता है। 54 छठी श्रृंखला के बाद ब्रूकर ने टिप्पणी की कि दर्शक प्रत्येक एपिसोड को स्ट्रीमबेरी शो मान सकते हैं। जोन इज ऑफुल में दिखाया गया नेटफ्लिक्स पैरोडी जिसके शीर्षक पिछली किश्तों का संदर्भ देते हैं। 44 उत्पादन धारणा शीर्षक का काला दर्पण वह है जिसे आप हर दीवार पर, हर डेस्क पर, हर हाथ की हथेली में पाएंगे। टीवी, मॉनिटर, स्मार्टफोन की ठंडी, चमकदार स्क्रीन। चार्ली ब्रूकर, द गार्जियन। 55 श्रृंखला ब्रूकर द्वारा बनाई गई थी, जिन्हें पहले एक कॉमेडी लेखक के रूप में जाना जाता था। 56 उन्होंने 1990 के दशक के अंत में पीसी जोन के लिए वीडियो गेम समीक्षाएं लिखीं और द गार्जियन के लिए टेलीविजन समीक्षाएं लिखना शुरू किया और 2000 के दशक में टेलीविजन में काम किया। 57 ब्रूकर ने डेड सेट 2008 एक ज़ोंबी आधारित ड्रामा सीरीज का निर्माण पूरा कर लिया था और न्यूज वाइप 2009 से 2010 और अन्य कार्यक्रमों पर काम करते हुए एक एंथोलॉजी ड्रामा सीरीज बनाने का फैसला किया। इसे द ट्वाइलाइट जोन 1959 से 1964, टेल्स ऑफ द अनएक्सपेक्टेड 1979 से 1988 और हैमर हाउस ऑफ हॉरर 1980
की शैली में तैयार किया गया था। 55-58 शीर्षक इसी नाम के आर्केड फायर गीत से प्रेरित था। ब्रूकर ने माना कि रॉड सर्लिंग ने द ट्वाइलाइट ज़ोन को समकालीन मुद्दों पर आधारित किया था, जो अक्सर नस्लवाद जैसे विवादास्पद मुद्दे होते थे, लेकिन उस समय टेलीविजन सेंसर से बचने के लिए उन्हें काल्पनिक सेटिंग में रखा। ब्रूकर ने महसूस किया कि वह आधुनिक मुद्दों पर भी इसी तरह टिप्पणी कर सकते हैं, विशेष रूप से प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करते हुए, एक विषय जिसे उन्होंने हाउ टीवी रूइंड योर लाइफ 2011 श्रृंखला के निर्माण में खोजा। उनका उद्देश्य 10 मिनट के समय में हम जिस तरह से जी रहे होंगे का पता लगाना था। 55 ब्रूकर एंथोलॉजी दृष्टिकोण को बनाए रखना चाहते थे, प्रत्येक एपिसोड के लिए नई कहानियों, सेटिंग्स, पात्रों और अभिनेताओं का उपयोग करना, क्योंकि उन्हें लगा कि यह द ट्वाइलाइट ज़ोन जैसी श्रृंखला का आनंद लेने का एक महत्वपूर्ण तत्व था। यह दृष्टिकोण ब्लैक मिरर को वर्तमान नाटकों और धारावाहिकों के साथ विपरीत करने की अनुमति देगा, जिनमें एक मानक आवर्ती कलाकार थे। 55 ब्रूकर के अनुसार प्रोडक्शन टीम ने श्रृंखला को एक लिंकिंग थीम या प्रस्तुतकर्ता देने पर विचार किया, लेकिन अंततः ऐसा न करने का फैसला किया। 60 लिखने की प्रक्रिया। चार्ली ब्रूकर ने अधिकांश एपिसोड लिखे। अधिकांश एपिसोड का श्रेय पूरी तरह से ब्रूकर को दिया जाता है। कई एपिसोड कार्यकारी निर्माता एनाबेल जोन्स या अन्य लोगों से क्या-क्या विचार के बारे में बात करने से शुरू होते हैं और विचार करते हैं कि क्या यह कुछ नई तकनीक का परिणाम हो सकता है। 61 ब्रूकर ने कहा कि उनके पिछले कॉमेडी लेखन की तरह आधार एक सबसे खराब स्थिति परिदृश्य है, विचार अक्सर उन्हें हंसाते हैं। 61-62 एपिसोड में आमतौर पर एक समय में केवल एक पहलू होता है जिसके लिए अविश्वास के निलंबन की आवश्यकता होती है, और पात्रों की हरकतें प्रामाणिक महसूस करने के लिए डिजाइन की जाती है, भले ही उनकी परिस्थितियां असामान्य हों। 56 ब्रूकर ने समाचार घटनाओं या सामयिक विषयों पर प्रतिक्रिया करने से परहेज किया, क्योंकि रिलीज की तारीख तक उनकी निरंतर प्रासंगिकता की कोई गारंटी नहीं थी। 63 पहली 2 श्रृंखलाओं में ब्रूकर कम योजना बनाते थे और जैसे जैसे आगे बढ़ते थे, स्क्रिप्ट लिखते जाते थे, जिसके कारण कई उपकथानक छूटते गए और विशेष रूप से व्हाइट बियर को फिर से लिखने के कई पुनरावृत्तियां हुई। 56-64 वे विज्ञापन विराम को ध्यान में रखते हुए लिखते थे, ताकि अगले विराम तक पहुंचने के लिए प्रेरणा मिल सके और ताकि वे दर्शकों को वापस लाने के लिए कुछ क्लिफहैंगर डाल सकें। 65 1:21 और 25 सेकंड पहली 2 श्रृंखलाओं के बाद ब्रूकर ने प्रत्येक पहले मसौदे से पहले एक पूर्ण रूपरेखा लिखी, जिसमें पाया गया कि अंत की कल्पना करने से प्रक्रिया आसान हो जाती है, भले ही अंत बाद में बदल जाए। रूपरेखा की लंबाई 2 से 25 पृष्ठों तक काफी भिन्न हो सकती है। 65-13 सैन जुनिपेरो नेटफ्लिक्स के लिए लिखा गया पहला एपिसोड था, और यह ब्लैक मिरर एपिसोड के लहजे के साथ प्रयोग करने के एक सचेत निर्णय से आया था। इसके बाद एपिसोड अधिक स्वर में विविधतापूर्ण हो गए। 63 ब्रूकर नेटफ्लिक्स को एक संक्षिप्त उपचार भेजेंगे और पहला मसौदा शुरू करने से पहले प्रतिक्रिया प्राप्त करेंगे। 63 उन्होंने खड़े होकर कुछ सामग्री लिखी, क्योंकि थोड़ी सी असुविधा ने समय बर्बाद करने से हतोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि पहला मसौदा, उल्टी का मसौदा, हमेशा भयानक होता था, लेकिन इसे लिखा जाना था। 66 उन्होंने लिखते समय समाप्त एपिसोड की तस्वीर बनाने की कोशिश की और कभी-कभी प्रेरणा के स्रोत के रूप में संगीत सुनते हुए दौड़ते थे। ब्रूकर ने कहा कि भावनात्मक भाषण लिखना आसान था, जबकि कई हिस्सों वाले अनुक्रम कठिन थे। 67 46 308 उन्होंने तार्किक असंगतियों की ओर इशारा किया और तकनीकी उपयोगकर्ता इंटरफेस के विवरण पर काम किया। 68 ब्रूकर ने कहा कि अंतिम संपादन उन पहलुओं को ठीक करने की अनुमति दे सकता है जो काम नहीं कर रहे थे, या अनदेखी विचारों को पेश करने के लिए। 56 एपिसोड द एंटायर हिस्ट्री ऑफ यू जेसी आर्मस्ट्रांग द्वारा लिखा गया था।
46 50 विलियम ब्रिजेस को शट अप एंड डांस और यूएसएस कॉलिस्टर दोनों पर सह क्रेडिट दिया गया है और ब्रूकर की पत्नी कोनी हक को 15 मिलियन मेरिट्स पर सह क्रेडिट मिला है। 46 31 161 225 इन एपिसोड के लिए ब्रूकर ने अपने सहयोगियों के साथ एक ही कमरे में नहीं लिखा था। एक व्यक्ति पहला मसौदा लिखेगा और फिर वे प्रतिक्रिया और पुनर्लेखन के बीच पुनरावृत्ति करेंगे। 65 1:13 और 30 सेकंड नोजराइव पर माइकल शूर ने स्क्रिप्ट का पहला भाग लिखा और रशीदा जोन्स ने ब्रूकर के विचारों और कहानी की रूपरेखा के आधार पर दूसरा भाग लिखा। 69 डेमन 79 इंच को ब्रूकर और बिशाके अली ने सहलिखा था। 70 श्रृंखला 1 रोरी किन्नियर ने पहले एपिसोड द नेशनल एंथम में प्रधानमंत्री माइकल कैलो की भूमिका निभाई। श्रृंखला की शुरुआत 2010 में हुई थी। ब्रूकर और जोन्स ने चार्ली ब्रूकर के स्क्रीनवाइप पर एक साथ काम करना शुरू किया था, जो एक टेलीविजन समीक्षा कार्यक्रम था जो 2006 से 2008 तक प्रसारित हुआ था। चैनल 4 पर कॉमेडी के प्रमुख के लिए ब्लैक मिरर के लिए पहली पिच विभिन्न लेखकों द्वारा 8 आधे घंटे के एपिसोड के लिए थी। प्रौद्योगिकी एक कम फोकस था और दुनिया बड़ी और अधिक विस्तृत थी, जो जोन्स ने कहा कि कम समय में ठीक से निष्पादित करना संभव नहीं था। फिर श्रृंखला को 3 घंटे लंबे एपिसोड के लिए कमीशन किया गया। पहली स्क्रिप्ट 15 मिलियन मेरिट्स थी। 46 6 से 13 दूसरा था इनबाउंड, एक एपिसोड जो कभी नहीं बनाया गया था। यह एक विज्ञान कथा रूपांतरण था। निम्नलिखित स्क्रिप्ट द नेशनल एंथम बन गई, जो प्रसारित होने वाला पहला एपिसोड था। तीसरा एपिसोड द एंटायर हिस्ट्री ऑफ यू है। 46 6 13 कार्यक्रम का निर्माण ब्रूकर की प्रोडक्शन कंपनी जेपोट्रॉन ने डच मीडिया कंपनी एंडेमोल के लिए किया था। जोएल कोलिंस ने प्रोडक्शन डिजाइनर के रूप में काम किया। उनकी कंपनी पेंटिंग प्रैक्टिस ने विजुअल इफेक्ट्स पर काम किया। ब्लैक मिरर के शुरुआती चरणों में जोन्स कॉमेडी अभिनेताओं को कास्ट करने से बचना चाहते थे, क्योंकि ब्रूकर पहले एक कॉमेडी लेखक थे और वे श्रृंखला को शैली से दूर रखना चाहते थे। 46 16 18 उत्पादन ए टच ऑफ क्लॉथ के समवर्ती हुआ, जो एक व्यंग्यात्मक पुलिस प्रक्रियात्मक श्रृंखला है जिसे ब्रूकर ने लिखा था। 65 0 23 00 यह श्रृंखला 4 दिसंबर 2011 से साप्ताहिक रूप से प्रसारित हुई। द नेशनल एंथम में रोरी किन्नर एक ब्रिटिश प्रधानमंत्री के रूप में है, जिन्हें एक अपहृत राजकुमारी को रिहा करने के लिए एक स्वर के साथ यौन संबंध बनाना चाहिए। द एंटायर हिस्ट्री ऑफ यू विवाहित जोड़े लियाम और फियोन की कहानी है, जिनका किरदार क्रमशः टोबी केबेल और जोडी व्हिटेकर ने निभाया है, जहां लियाम को फियोन के एक दोस्त के साथ रिश्ते पर शक हो जाता है। नेटफ्लिक्स ने 5 मार्च 2018 को 5वीं सीरीज की घोषणा की। 101 बैंडरसनैच की जटिलता, जो मूल रूप से 5वीं सीरीज का हिस्सा थी, ने उत्पादन में देरी की। हालांकि नेटफ्लिक्स ने 2019 में इसे रिलीज करने के लिए अभी भी प्रतिबद्धता जताई है। 102 पहला एपिसोड स्ट्राइकिंग वाइपर बैंडरसनैच से पहले फिल्माया गया था। 104 15 मई 2019 को 5वीं सीरीज का एक ट्रेलर जारी किया गया था, जो दर्शाता है कि इसमें 3 एपिसोड शामिल होंगे। 5 जून 2019 को यह सीरीज रिलीज हुई। स्ट्राइकिंग वाइपर्स में डैनी, एंथनी मैकी और कार्ल याह्या अब्दुलमतीन 2 को डैनी की थियो निकोल बेहारी से शादी के बावजूद एक आभासी रिश्ते की खोज करते हुए देखा गया है। स्मिथेरेंस में एंड्रयू स्कॉट को क्रिस के रूप में दिखाया गया है, जो एक सोशल मीडिया कंपनी इंटर्न के अपहरण के माध्यम से आगे बढ़ता है। राहेल, जैक और एशले 2 में 2 टाइटैनिक बहनें, एंगोरी राइस और मैडिसन डेवनपोर्ट, पॉप स्टार एशले ओ माइली साइरस से क्लोन की गई एक गुड़िया के साथ सहयोग करती है। 104 श्रृंखला 6 अंजना वासन ने
डेमन 79 इंच में निदा की भूमिका निभाई, जो श्रृंखला के लिए लिखा गया पहला एपिसोड है। जनवरी 2020 के आसपास ब्रूकर और जोन्स ने हाउस ऑफ टुमारो से अपने प्रस्थान की घोषणा की। वैरायटी ने बताया कि बौद्धिक संपदा के मुद्दे इस बदलाव के केंद्र में थे, जिसमें श्रृंखला के अधिकार एंडेमोल के पास थे। 73 फरवरी 2020 तक ब्रूकर और जोन्स ने एक नई प्रोडक्शन कंपनी ब्रोक एंड बोन्स की स्थापना की थी। 105 नेटफ्लिक्स ने जुलाई 2020 तक ब्रोक एंड बोन्स कंपनी के साथ श्रृंखला और अन्य उत्पादन अधिकारों के लिए एक दीर्घकालिक अनुबंध की व्यवस्था की थी। हालांकि ब्लैक मिरर के अधिकार अभी भी एंडेमोल के पास है। वैरायटी के अनुसार इसने ब्रूकर और जोन्स को अतिरिक्त श्रृंखला का निर्माण करने में असमर्थ कर दिया, जब तक कि नए समझौते नहीं किए गए। 106 रेडियो टाइम्स के साथ मई 2020 के एक साक्षात्कार में ब्रूकर ने सवाल किया कि क्या जनता का मूड ब्लैक मिरर की छठी श्रृंखला के अनुकूल होगा। इस श्रृंखला का निर्माण हाउस ऑफ टुमारो के बजाय ब्रोक एंड बोन्स द्वारा किया गया था। हालांकि हाउस ऑफ टुमारो के नए मालिक बनिजे ने कार्यक्रम का स्वामित्व बरकरार रखा। 108 ब्रूकर ने छठी सीरीज को इस विचार के साथ लिखना शुरू किया कि ब्लैक मिरर के बारे में ताज़ा या रीसेट किया जाए। उन्होंने कहा कि 2011 में इसकी शुरुआत के बाद से कई नए डायस्टोपियन विज्ञानफाई कार्यक्रम सामने आए हैं और अब वह अतीत में हॉरर और सेटिंग्स पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। 109 उन्होंने कहा कि ब्लैक मिरर को लगातार खुद को नया रूप देना चाहिए और स्टैंडअलोन कहानियों को प्रदर्शित करना चाहिए। उन्होंने कार्यक्रम के बारे में अपनी मूल धारणाओं को जानबूझकर उलटकर श्रृंखला शुरू की। कुछ एपिसोड में ऐसे तत्व हैं जिनके बारे में उन्होंने पहले से ही कसम खा रखी थी कि वे उनसे बचेंगे। 5-6 विचार यह था कि ब्लैक मिरर को एक छोटी सी डिस्क में अपलोड की जा रही चेतना के बारे में शो बनने से रोका जाए। उन्होंने डेमन 79 इंच से शुरुआत की, जो थीम के रूप में तकनीक के बिना अतीत में सेट की गई एक डरावनी कहानी है। 110-109 फिल्मांकन 2022 के मध्य में हुआ। 111 पहला टीजर ट्रेलर 26 अप्रैल 2023 को जारी किया गया, जिसमें जून की रिलीज की तारीख की घोषणा की गई। 5-6 मई में 5 एपिसोड के शीर्षक जारी किए गए। 112 श्रृंखला 15 जून 2023 को जारी की गई थी। 113 जोन इज ऑफुल एनी मर्फी के किरदार जोन का अनुसरण करता है, क्योंकि स्ट्रीमबेरी कार्यक्रम कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी (CGI) का उपयोग करके उसके जीवन के बारे में बनाया गया है। लोच हेनरी सच्चे अपराध की पड़ताल करता है, क्योंकि सैमुअल ब्लैंकिन की डेविस और मायहाला हेरोल्ड की पिया स्कॉटलैंड में एक सीरियल किलर के बारे में एक वृत्तचित्र बनाती है। 35 1969 में सेट बियॉन्ड द सी अंतरिक्ष यात्री क्लिफ, आरोन पॉल और डेविड जोश हार्टनेट। 114 मेजी डे 2006 में एक पपराजा जाजी बीच का अनुसरण करता है। शीर्षक चरित्र मेजी क्लारा रुगार्ड एक वेयरवोल्फ में बदल जाता है। 34 डेमन 79 इंच में निदा अंजना वासन एक राक्षस गैप पापा एसिडू को मुक्त करती है, जो उसे 3 मनुष्यों को मारने के लिए प्रोत्साहित करता है। 35 श्रृंखला 60 नवंबर 2023 में 7वीं सीरीज की घोषणा की गई। मार्च 2024 में यह घोषणा की गई कि इसके 6 एपिसोड में से एक यूएसएस कॉलिस्टर की अगली कड़ी होगी, जो एक निरंतरता प्राप्त करने वाली पहली ब्लैक मिरर कहानी होगी। 115 116 2017 में इसकी रिलीज के तुरंत बाद निर्देशक टोबी हेन्स ने एक टेलीविजन श्रृंखला स्पिन-ऑफ में रुचि व्यक्त की थी और ब्रूकर और जोन्स ने सीक्वल से इनकार नहीं किया था। 117 118 19 सितंबर 2024 को ऑक्वाफिना, इस्सा राय, पॉल जियामाटी, बिली मैग्नेसेन और ट्रेसी एलिस रॉस को श्रृंखला 7 के कलाकारों में शामिल होने की घोषणा की गई। 119 अतिरिक्त कलाकारों में मिलंका ब्रूक्स, पीटर कैपल्डी, एम्मा कोरिन, पैट्सी फेरान और लुईस क्रिबेन शामिल है। 9
सुझाए गए स्पिन-ऑफ। कई सीक्वल एपिसोड या स्पिन-ऑफ का सुझाव दिया गया है। 2013 में रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने द एंटायर हिस्ट्री ऑफ यू एपिसोड को वार्नर ब्रदर्स और उनकी प्रोडक्शन कंपनी टीम डाउनी द्वारा संभावित रूप से एक फिल्म में बनाया जाने का विकल्प दिया। 2018 में एपिसोड के लेखक जेसी आर्मस्ट्रांग ने कहा कि परियोजना विकास नरक में थी। 120, 121, 122, 2016 में ब्रूकर ने कहा कि उनके पास व्हाइट बियर और बी राइट बैक दोनों के सीक्वल के लिए विचार है, जिनके बनने की संभावना नहीं है। 123, उन्होंने 2017 में कहा कि सैन जुनिपेरो के सीक्वल एपिसोड की कोई योजना नहीं थी। 124, ब्रूकर ने सुझाव दिया है कि हेटेड इन द नेशन। 123, 125, इसके अतिरिक्त छठी श्रृंखला के एपिसोड डेमन 79 इंच को रेड मिरर फिल्म के रूप में पेश किया गया है। ब्रूकर ने कहा कि यदि सफल रहा तो इस लेबल के तहत आगे के एपिसोड हो सकते हैं। 109, स्वागत। कुछ समय में ब्लैक मिरर दुनिया भर में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले कार्यक्रमों में से एक रहा है। 2018 में विवाद एकेडेमिया के विक्टर सेर्डन मार्टिनेज के अनुसार ब्लैक मिरर चीन की 5 सबसे ज्यादा देखी जाने वाली पश्चिमी टेलीविजन सीरीज में से एक थी। 126, 2023 में नेटफ्लिक्स ने बताया कि रिलीज के हफ्ते में छठी सीरीज को कुल 60 मिलियन घंटे तक देखा गया। 127, नीलसन मीडिया रिसर्च ने इसे उस हफ्ते संयुक्त राज्य अमेरिका में स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम बताया। 128, श्रृंखला 3 को बनाने वाले 6 एपिसोड के शीर्षक जुलाई 2016 में रिलीज की तारीख के साथ घोषित किए गए थे। 79, अक्टूबर 2016 में एक ट्रेलर जारी किया गया था। 80, श्रृंखला 21 अक्टूबर 2016 को दुनिया भर में नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई थी। 81, नोजेडाइव एक एपिसोड है जिसमें ब्रायस डलास हॉवर्ड ने लैसी की भूमिका निभाई है, एक ऐसी महिला जो एक ऐसी दुनिया में सोशल मीडिया की लोकप्रियता हासिल करना चाहती है जहां व्यक्ति एक दूसरे के साथ हर बातचीत को रेटिंग देते हैं। प्लेटेस्ट एक डरावनी कहानी है जिसमें वायट रसेल ने कूपर की भूमिका निभाई है, जो एक नए वर्चुअल रियलिटी गेम का प्लेटेस्टर है। शट अप एंड डांस एक किशोर के बारे में है जिसे इंटरनेट पर गुमनाम रूप से ब्लैकमेल किया जाता है, जिसमें एलेक्स लॉथर ने केनी और जेरोम फ्लिन ने हेक्टर की भूमिका निभाई है और ब्रूकर और विलियम ब्रिजेस ने इसे लिखा है। सैन जुनिपेरो एक विज्ञान कथा प्रेम कहानी है जिसमें गुगु मबाथारो ने केली और मैकेंजी डेविस ने यॉर्की की भूमिका निभाई है। मेन अगेंस्ट फायर एक युद्ध कहानी है जिसमें मेलाची किर्बी ने स्ट्राइप की भूमिका निभाई है। हेटेड इन द नेशन एक पुलिस प्रक्रियात्मक है जिसमें केली मैकडोनाल्ड ने करिन पार्के और फे मार्से ने ब्लू कूल्सन की भूमिका निभाई है, जो मौतों की एक श्रृंखला में रोबोट मधुमक्खियों की भूमिका की खोज करते हैं। 46, 129 से 219, श्रृंखला 4, पेन जिलेट जादूगर पेन जिलेट, जिन्होंने ब्लैक म्यूजियम में योगदान दिया। ब्रूकर ने कहा कि 6 एपिसोड की चौथी श्रृंखला में तीसरे की तुलना में अधिक विविधता है। 82, उन्होंने जुलाई 2016 में लिखना शुरू किया और 2016 के संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान जारी रखा। उन्होंने डिजिटल स्पाई को बताया कि उन्हें नहीं पता था कि कुछ नहीं बल्कि निराशाजनक शून्यवाद की क्या मांग होगी और इस तरह पिछली श्रृंखला की तुलना में अधिक आशा शामिल थी। 83, पहला बनाया गया एपिसोड अर्केंजेल था, जिसे नवंबर 2016 में कनाडा में फिल्माया गया था। 46, 221, 84, नेटफ्लिक्स के बजट ने उन्हें आइसलैंड में क्रोकोडाइल को सेट करने और फिल्माने और विशेष प्रभाव गहन एपिसोड मेटल हेड बनाने की अनुमति दी। 46, 221 फिल्मांकन जून 2017 में समाप्त हुआ। 85, मई 2017 में एक रेडिट पोस्ट ने अनौपचारिक रूप से ब्लैक मिरर की श्रृंखला 4 में 6 एपिसोड के नाम और निर्देशकों की घोषणा की। 86, पहला
ट्रेलर 25 अगस्त 2017 को शुरू हुआ और सितंबर में 2 प्रचार तस्वीरें जारी की गईं। 27-28-24 नवंबर से शुरू होकर नेटफ्लिक्स ने कार्यक्रम की चौथी श्रृंखला में प्रत्येक एपिसोड के लिए पोस्टर और ट्रेलरों की एक श्रृंखला प्रकाशित की, जिसे ब्लैक मिरर के 13 दिन के रूप में संदर्भित किया गया, जो 6 दिसंबर को रिलीज की तारीख 29 दिसंबर 2017 की घोषणा के साथ समाप्त हुआ। 90 यूएसएस कॉलिस्टर एक वीडियो गेम कंपनी पर आधारित एक अंतरिक्ष महाकाव्य है, जिसमें जेसी प्लेमंस सीटीओ रॉबर्ट डेली और क्रिस्टिन मिलियोटी नए प्रोग्रामर नेनेट कोल की भूमिका में है। आर्कंगेल एक ऐसी कड़ी है जिसमें एक मां अपनी बेटी में एक आक्रामक तकनीक का प्रत्यारोपण करती है, जिसमें रोजमेरी डेविड मैरी और ब्रेना हार्डिंग सारा की भूमिका में है और जोडी फोस्टर द्वारा निर्देशित है। क्रोकोडाइल एक हिट एंड रन के परिणामों के बारे में है, जिसमें एंड्रिया राइजबोरोमिया की भूमिका में है। हैंग द डीजे एमी जॉर्जिना कैंपबेल द्वारा निभाई गई और फ्रैंक, जो कोल द्वारा निभाई गई, के बीच एक प्रेम कहानी है, जो एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता के इर्दगिर्द केंद्रित है जो लोगों के लिए उनके साथी चुनती है। मेटल हेड एक ब्लैक एंड व्हाइट सर्वनाश एपिसोड है, जिसमें मैक्सिन पीक बेला की भूमिका में है, एक रोबोट कुत्ते से बचने की कोशिश करने वाली महिला है और डेविड स्लेड द्वारा निर्देशित है। ब्लैक म्यूजियम 3 कहानियों का एक संकलन है, जिनमें से एक जादूगर पेन जिलेट द्वारा लिखी गई थी। अपराध संग्रहालय पर केंद्रित इस एपिसोड में डगलस हॉज ने रोलो हेन्स और लेटिटिया राइट ने निश की भूमिका निभाई है। 46 225 से 309 एनगेजेट और गिज़मोडो के अनुसार वायरल मार्केटिंग के एक साधन के रूप में नेटफ्लिक्स ने तुर्की की वेबसाइट एक्सी सोजलुक के उपयोगकर्ताओं को निजी संदेश भेजे। संदेश आयमुल्दो खाते से भेजे गए थे और इसमें लिखा था, हमें पता है कि आप क्या कर रहे हैं। देखें और देखें कि हम क्या करते हैं। हालांकि विज्ञापन को कुछ उपयोगकर्ताओं से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली, लेकिन अन्य लोग इस बात से चिंतित थे कि संदेशों के कारण परेशानी हो सकती है। 91-92 बैंडरसनैच मुख्य लेख ब्लैक मिरर बैंडरसनैच फियोन व्हाइटहेड, जिन्होंने बैंडरसनैच में स्टीफन की भूमिका निभाई थी। फिल्मांकन की सोशल मीडिया रिपोर्टों से उत्पन्न काफी मीडिया अटकलों के बाद नेटफ्लिक्स और विदेशी फिल्म बोर्ड प्रमाणपत्रों द्वारा जल्दी से हटाए गए ट्विटर की घोषणा, नेटफ्लिक्स ने 27 दिसंबर 2018 को घोषणा की कि फिल्म ब्लैक मिरर बैंडरसनैच अगले दिन रिलीज होगी। 93, 94, 95, 96, 1984 में सेट फिल्म स्टीफन का अनुसरण करती है, जिसे फियोन व्हाइटहेड द्वारा चित्रित किया गया है, जो एक युवा प्रोग्रामर है जो वास्तविकता पर सवाल उठाना शुरू कर देता है और एक विशाल काल्पनिक उपन्यास को वीडियो गेम में बदलने के साथ ही बिगड़ती मानसिक स्वास्थ्य का अनुभव करता है। 97-98 बैंडरसनैच एक इंटरैक्टिव फिल्म है जो दर्शकों को नियमित रूप से स्क्रीन पर 2 विकल्पों में से एक का चयन करने के लिए प्रेरित करती है। ब्लैक मिरर की आलोचना ने शो को आत्मधार्मिक के रूप में चित्रित किया है। इसकी कहानियों में स्पष्ट नैतिकताएं है और अत्यधिक व्यामोह और निराशावाद पर ध्यान केंद्रित किया गया है। 11, 161, 162, 163 नाव के नॉर्मन विल्नर ने वर्णन किया कि पहली 3 श्रृंखलाएं सबसे खराब स्थिति के परिदृश्य और व्यंग्यपूर्ण मोड़ की प्रस्तुति में कठोर रूप से फार्मूलाबद्ध है। सैन जुनिपेरो अपवाद के रूप में है। 164 क्रिस टेलर ने मैशबल के लिए तर्क दिया कि शो को भविष्यवाणी की तुलना में व्यंग्य के रूप में अधिक देखा जाना चाहिए, क्योंककि यह दुःस्वप्न तर्क और अवधारणाओं को नियोजित करता है जिसके लिए अविश्वास के निलंबन की आवश्यकता होती है। 165 द टोस्ट के लिए एक व्यंग्यपूर्ण लेख में डैनियल एम. लेवरी 161 वल्चर ने कहा कि शो में कुछ शानदार एपिसोड थे, लेकिन कई भयानक एपिसोड भी थे। 166 रोलिंग स्टोन ने पाया कि सीरीज के नेटफ्लिक्स पर जाने से मिश्रित परिणाम आए, जिसमें नकली वास्तविकता और चेतना के हस्तांतरण के अत्यधिक उपयोग से प्रभाव कम हुआ।
167 लेटोया फर्ग्यूसन ने पेस्ट में लिखा कि बाद की सीरीज में रचनात्मक गिरावट और अमेरिकीकरण में वृद्धि देखी गई। उनके लंबे एपिसोड, उच्च प्रोफाइल अभिनेता और अधिक पॉलिश शैली गुणवत्ता में गिरावट की भरपाई नहीं कर पाई। 168 आलोचकों की रैंकिंग। कई प्रकाशनों ने 2010 के दशक के सर्वश्रेष्ठ टेलीविजन कार्यक्रमों की सूची में ब्लैक मिरर को शामिल किया। 5वां एनेमी 169, 6वां एस्क्वायर 170, 7वां द इंडिपेंडेंट 171, 15वां एंटरटेनमेंट वीकली के डेरेन फ्रेनिच 172, 25वां ध्वनि का परिणाम 173, 57वां एवी क्लब 174, 80वां पेस्ट 175, शीर्ष 100 अनरैंक्ड आईजीएन 176। डेन ऑफ गीक ने इसे 2010 के 13 सर्वश्रेष्ठ विज्ञानफाई, फंतासी और हॉरर शो में से एक के रूप में शामिल किया, और हालांकि वैनिटी फेयर ने इसे अपने शीर्ष 10 में शामिल नहीं किया, इसने व्हाइट बियर एपिसोड को 15 सम्मानीय उल्लेखों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया। 177, 178, 2019 और 2020 के अंत में कई प्रकाशनों ने 21वीं सदी के अब तक के सर्वश्रेष्ठ टेलीविजन शो की सूची भी बनाई। डिजिटल स्पाई के पाठकों ने वोट दिया कि ब्लैक मिरर 13वां सर्वश्रेष्ठ था। द गार्जियन ने इसे 23वें स्थान पर शामिल किया और डेडलाइन हॉलीवुड ने बताया कि यह 21 सबसे प्रभावशाली कार्यक्रमों में से एक था। 179, 180, 181 दिसंबर 2023 में वैरायटी ने ब्लैक मिरर को अब तक के 100 महानतम टीवी शो की सूची में 95वां स्थान दिया। 182 पुरस्कार। मुख्य लेख, ब्लैक मिरर द्वारा प्राप्त पुरस्कारों और नामांकनों की सूची। नवंबर 2012 में ब्लैक मिरर ने इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ टीवी मूवी मिनी सीरीज का पुरस्कार जीता। 183 ब्रायस डलास हॉवर्ड को नोजराइव एपिसोड में उनके प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड के लिए नामांकन मिला। 184 69वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स में ब्लैक मिरर को 2 जीत के साथ 3 नामांकन मिले, जिसमें सैन जुनिपेरो के लिए उत्कृष्ट टेलीविजन मूवी शामिल थी। 185 यूएसएस कॉलिस्टर को 2018 में उत्कृष्ट टेलीविजन मूवी सहित 3 एमी अवार्ड और 4 एमी नामांकन मिले। 186 187 बैंडरसनैच ने 2019 में 2 एमी जीते, जिसमें उत्कृष्ट टेलीविजन मूवी भी शामिल थी, जिससे यह उस श्रेणी में ब्लैक मिरर की लगातार तीसरी जीत थी। 188 189 सांस्कृतिक प्रभाव। कथा साहित्य में अमेरिकी डरावनी कहानी। ब्लैक मिरर के साथ साथ अमेरिकन हॉरर स्टोरी श्रृंखला को एंथोलॉजी प्रारूप को पुनः लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया गया है। अमेरिकन हॉरर स्टोरी 2011 के साथ ब्लैक मिरर को एंथोलॉजी प्रारूप को फिर से लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया गया है, जिसका उपयोग 1990 और 2000 के दशक में शायद ही कभी किया गया था। 190, 191, 192 इस सफलता का श्रेय स्ट्रीमिंग टेलीविजन की बढ़ती खपत से लाभ प्रोत्साहन को दिया जाता है। 193, 194 ब्लैक मिरर को प्रेरित करने वाले प्राथमिक शो द ट्वाइलाइट जोन का 2019 रीबूट, इसे इसके एक उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। 195, 196, 197 इसे निर्माता जॉर्डन पील ने ब्लैक मिरर की तुलना में व्यापक बताया है कि इसके विषयों को तकनीकी होने की आवश्यकता नहीं है, और द अटलांटिक की सोफी गिलबर्ट ने सुझाव दिया कि ओवरलैप से बचने के लिए यह मानव स्वभाव में गहरे विषयों या अन्वेषणों से बचा जा सकता है। 198, 199 अन्य एंथोलॉजी सीरीज जो इस परिघटना का हिस्सा थीं, उनमें रूम 104 2017 से 2020 और सोलोस 2021 शामिल है। 200, 201 इसके अतिरिक्त द इंडिपेंडेंट के एडम व्हाइट ने कहा कि ब्लैक मिरर और ब्रूकर के अन्य कार्यों ने हॉरर और फंतासी के युग को जन्म दिया जो आधुनिक तकनीक की खोज करता है।
195 साइंस फिक्शन टेलीविजन जिसकी आलोचकों ने ब्लैक मिरर से तुलना की है, उनमें ह्यूमन 2015 से 2018 और अपलोड 2020 शामिल है। 202 203 एंथोलॉजी इलेक्ट्रिक ड्रीम्स की तुलना ब्लैक मिरर से काफी की गई थी। 195 समीक्षकों ने इलेक्ट्रिक ड्रीम्स को ब्लैक मिरर की तुलना में कम हिंसक और अधिक समझा, लेकिन इसमें कुछ समान कथानक है। उदाहरण के लिए, एपिसोड रियल लाइफ आभासी वास्तविकता के बारे में एक कहानी है। 190 204 सेटिंग्स भविष्य में और अधिक अलंकारिक है। 204 एक अन्य उदाहरण इनसाइड नंबर 9 2014 है, जो एक ब्रिटिश एंथोलॉजी श्रृंखला है जिसे आलोचकों ने ब्लैक मिरर की तुलना में अधिक हास्यपूर्ण देखा और जटिल कथानक ट्विस्ट के लिए जाना जाता है। 205 206 निर्माता रीस शेयरस्मिथ और स्टीव पेम्बरटन की शो में ब्लैक मिरर में ब्रूकर की तुलना में बड़ी भूमिका है, क्योंकि वे अधिकांश एपिसोड में अभिनय करते हैं और उन्हें लिखने के अलावा कुछ का निर्देशन भी करते हैं। 207 धारावाहिक ब्रिटिश डायस्टोपिया ईयर्स एंड ईयर्स 2019 से 2034 तक के परिवार का अनुसरण करता है और थीम और इसकी निकट भविष्य की तकनीक में ब्लैक मिरर से कई तुलनाएं कीं। 195 208 द वर्ज की लिज शैनन मिलर ने इसे ब्लैक मिरर लेकिन एक भरे और धड़कते दिल के साथ कहा। 209 साइमन सेलन जोन्स, जिन्होंने 6 एपिसोड में से पहले 4 का निर्देशन किया था, उन्होंने इसे ब्लैक मिरर की तुलना में कम डायस्टोपियन और तकनीक पर कम जोर देने के साथ देखा। 210 साइंस फिक्शन फिल्म फ्रेंड ऑफ द वर्ल्ड 2020 को ब्लैक मिरर एपिसोड की तरह व्यवस्थित किया गया था। निर्माता ब्रायन पैट्रिक बटलर ने कहा कि वह डरावना और विचारोत्तेजक अनुभव बनाने के लिए बढ़ते तनाव के साथ कहानियों का एक क्रम चाहते थे। ब्लैक मिरर को आलोचकों की प्रशंसा मिली है। 13 रॉटन टोमाटोज पर 6 सीरीज को 98%, 87%, 86%, 85%, 68% और 78% की रेटिंग मिली। व्हाइट क्रिसमस को 89% रेटिंग मिली और बैंडरसनैच को 73% रेटिंग मिली। मेटाक्रिटिक ने सीरीज 3 से आगे के स्कोर देते हुए 82, 72, 65 और 68 की रेटिंग दी। बैंडरसनैच को मेटाक्रिटिक पर 61 रेटिंग मिली है। 129 श्रृंखला 1 ने प्रशंसा बटोरी। द एवी क्लब के डेविड सिम्स ने पहले एपिसोड द नेशनल एंथम को ए रेटिंग दी, प्रत्येक चरित्र निर्णय और कथानक रहस्योद्घाटन को स्वाभाविक माना। 130 ब्लीडिंग कूल के जिम गुडविन ने अभिनय की प्रशंसा की। 131 साथ ही इस एपिसोड को टेलीविजन नियामक संस्था ऑफकॉम में 145 शिकायतें मिली, जो साल का 8वां सबसे बड़ा आंकड़ा था। 132 15 मिलियन मेरिट्स की समीक्षा करते हुए डेन ऑफ गीक के रयान लैम्बी ने बिंग और अभी के बीच रोमांस के साथ साथ उत्पादन गुणवत्ता, संगीत और अभिनय की भी प्रशंसा की। 29 द टेलीग्राफ के सैम रिचर्ड्स ने तीखे हास्य की प्रशंसा करते हुए इसे 4 सितारे दिए। 133 134 रिचर्ड्स का मानना था कि कहानी के लिए मेमोरी तकनीक जरूरी नहीं थी, लेकिन एंटरटेनमेंट वीकली के जेम्स हिबर्ड ने कहा कि एपिसोड का निष्पादन परिष्कृत और दोषरहित था। 135 136 श्रृंखला के दूसरे ओपनर बी राइट बैक को आलोचकों की प्रशंसा मिली। डिजिटल स्पाई के मॉर्गन जेफरी ने इसे 4 स्टार दिए, पात्रों और भावनात्मकता की प्रशंसा की, लेकिन अंत की आलोचना की। 137 फ्लिकरिंग मिथ के ल्यूक ओवेन ने मार्था के रूप में हेले एटवेल और ऐश के रूप में डोमनॉल ग्लीसन के अभिनय की प्रशंसा की, साथ ही निर्देशन की भी। 138 व्हाइट बियर को अच्छी प्रतिक्रिया मिली। स्क्रीन एनार्की और सिम्स के साइमन कॉक्स ने कथानक के मोर और जेम के रूप में टुपेंस मिडल्टन की भूमिका की प्रशंसा की। 139 140 हालांकि लैम्बी ने मुख्य पात्र विक्टोरिया की निष्क्रियता की आलोचना की। 141 द वाल्डो मोमेंट
को कई समीक्षकों द्वारा श्रृंखला का सबसे खराब ब्लैक मिरर एपिसोड माना गया और खराब लेखन और चरित्र चित्रण के लिए आलोचना की गई। 142, 143, 144 व्हाइट क्रिसमस को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली, जिसमें अभिनय की प्रशंसा और द एवी क्लब के जैक हैंडलेन और द इंडिपेंडेंट के एलेन जोन्स द्वारा कथात्मक धागों के बीच संबंधों की प्रशंसा शामिल थी। 145, 146 तीसरी श्रृंखला को सकारात्मक स्वागत मिला। द गार्जियन के बेंजामिन ली और वॉक्स की एमिली सेंट जेम्स ने इसे 4 सितारे दिए। 147, 148 वल्चर में लिखते हुए जेन चेनी ने विश्लेषण किया कि इसमें सेटिंग और टोन में विविधता के साथ साथ लंबे एपिसोड भी थे। चेनी ने पाया कि 4 एपिसोड बहुत अच्छे से लेकर बेहतरीन है, जबकि अन्य 2 केवल सभ्य है। 149 ली ने उनकी सिनेमेटोग्राफी, अभिनय, बड़े हुए बजट और कथात्मक महत्वाकांक्षा के लिए नोजराइव और सैन जुनिपेरो की प्रशंसा की। 147 वैनिटी फेयर के रिचर्ड लॉसन ने एपिसोड की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी अपने तरीके से मनोरंजक है, लेकिन उन्हें लगा कि मेन अगेंस्ट फायर में सबसे कमजोर आधार और उत्पादन गुणवत्ता थी। 150 सेंट जेम्स ने लिखा कि यह श्रृंखला पिछली श्रृंखला की तरह समान भागों में शानदार, बहुत अच्छी और थोड़ी बेवकूफ़ी भरी थी। सैन जुनिपेरो की प्रशंसा करते हुए लेकिन पाया कि अन्य एपिसोड छोटे होने चाहिए थे और उनके साझा सोशल मीडिया थीम में बाधित थे। 148 श्रृंखला 4 में निर्माण और अभिनय की प्रशंसा की गई, जैसा कि कुछ एपिसोड की भी थी। वैरायटी में लिखते हुए सोनिया सरिया ने टिप्पणी की कि 6 में से 4 एपिसोड प्रौद्योगिकी के अंदर मानव चेतना का पता लगाते हैं। उन्होंने ब्लैक म्यूजियम को श्रृंखला की खामियों के प्रदर्शन के रूप में देखा, इसकी कृत्रिम चेतना प्रौद्योगिकियों, हिंसा के उपयोग और कहानियों के साथ जो पात्रों को मूर्ख और या दुष्ट होने की आवश्यकता होती है। हालांकि सरिया ने कहा कि निर्माण और अभिनय सुंदर था और ब्लैक मिरर के विशिष्ट भविष्यवाद से अलग होने के लिए यूएसएस कॉलिस्टर और मेटलहेड की प्रशंसा की। 151 द अटलांटिक की सोफी गिलबर्ट ने उसी विषय की पहचान की और यूएसएस कॉलिस्टर और हैंग द डीजे की प्रशंसा की, लेकिन लेखन को श्रृंखला की सबसे बड़ी कमजोरी के रूप में देखा। 152 इसी तरह सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड के ब्रैड न्यूसम ने श्रृंखला की कास्टिंग की प्रशंसा की और यूएसएस कॉलिस्टर को अच्छी तरह से निर्देशित और अच्छी तरह से अभिनय किया। 153 बैंडरसनैच और 5वीं श्रृंखला का स्वागत अधिक उलझन भरा था। एनपीआर की लिंडा होम्स ने बैंडरसनैच के तकनीकी डिजाइन की प्रशंसा की, लेकिन कथा और दृश्यों की पुनरावृत्ति की आलोचना की। होम्स ने कहा कि दर्शकों को मुख्य चरित्र स्टीफन के बारे में परवाह करने का कोई कारण नहीं दिया गया है। 154 द गार्जियन में लूसी मैंगन ने 5वीं श्रृंखला को 4 सितारे दिए, यह पाते हुए कि एपिसोड सामग्री में अलग अलग है, लेकिन शांत अधिकार की एक नई हवा साझा करते हैं जो निर्माताओं के बढ़ते आत्मविश्वास को दर्शा सकता है। 155 इवनिंग स्टैंडर्ड की लूसी पाविया ने कहा कि एपिसोड अभी भी दमदार है, जिसमें राहेल, जैक और एशले 2 मुख्य आकर्षण है। 156 हालांकि बीबीसी के ह्यूग मोंटगोमरी ने कहा कि कार्यक्रम की परिवर्तनशील गुणवत्ता पहले से कहीं अधिक स्पष्ट रूप से स्पष्ट है, जिसमें एक अच्छा एपिसोड से लेकर 2 मध्यम से बुरे एपिसोड है। मोंटगोमरी ने स्ट्राइकिंग वाइपर्स की प्रशंसा करते हुए इसे सबसे बेहतरीन और सबसे भावपूर्ण एपिसोड बताया। 157 इसके अतिरिक्त वल्चर की कैथरीन वैनरेंडोंक ने समीक्षा की कि हालांकि वे अच्छी तरह से निर्मित और अच्छी तरह से अभिनय किए गए हैं, लेकिन किश्तों में उपयुक्त आधार का अभाव है। 158 छठी श्रृंखला को मिलीजुली प्रतिक्रियाएं मिली, जिसमें इसकी ऐतिहासिक सेटिंग्स और अलौकिक तत्व शामिल थे। टाइम की जूडी बर्मन ने श्रृंखला के प्रयोगों में मिलीजुली सफलता देखी, लेकिन 5वीं श्रृंखला की तुलना में इसमें सुधार हुआ। 159 द गार्जियन के स्टुअर्ट हेरिटेज ने
जोन इज ऑफुल के हास्य, डेमन 79 इंच के सफल प्रयोग और लोच हेनरी की सामाजिक टिप्पणी की प्रशंसा की। 36 हालांकि पेस्ट की लीला जॉर्डन ने आलोचना की कि इसमें भविष्य के लिए दृष्टिकोण का अभाव है। 35 वैनिटी फेयर के रिचर्ड लॉसन ने इसे जल्दबाजी में और अधपका माना, जिसमें पिछली श्रृंखलाओं के विचारों को दोहराया गया और समय पर संदेश नहीं दिए गए। 160 पोलिश यूट्यूबर्स के सहयोग से जैकेक एम्ब्रोसिएविच द्वारा नेटफ्लिक्स पोल्स्का के लिए लिटिल ब्लैक मिरर पोलिश जान लस्टको नामक वेबिसोड की एक श्रृंखला का निर्माण किया गया था। 19 जनवरी 2018 को जारी 4 शॉट्स की लंबाई 8 और 21 मिनट के बीच भिन्न है। 69.90 निर्माता हुएन फार्म और मार्सिन गुयेन के अनुसार अकेलापन और गेमिंग की पड़ताल करता है। उन्होंने कंप्यूटर सिमुलेशन पर निर्णय लेने से पहले 20 अलग-अलग विचारों पर चर्चा की, जो वास्तविक जीवन से अलग नहीं है। ब्रेकअप में क्रिजिस्टोफ गोंसियर्स और कासिया मेकिंस्की शामिल है। इसमें यथार्थवाद और साधारण तकनीक का इस्तेमाल किया गया था, जैसे कि पैनासोनिक लुमिक्स DC GH5 जो वीलॉग सौंदर्यशास्त्र का अनुकरण करता है। द सम ऑफ हैप्पीनेस को मार्टिन स्टेंकिविच के YouTube 1% ग्रुपा फिल्मोवा डार्विन द्वारा फिल्माया गया है और यह प्रसूति प्रौद्योगिकी के एक हिंसक टुकड़े के बारे में है। 248 बाहरी वीडियो हमारे भविष्य की कहानियां। वीडियो आइकन अकेलेपन का इलाज। वीडियो आइकन तुम्हें समझ रहा हूं। वीडियो आइकन स्वस्थ विकल्प। वेबिसोड की दूसरी श्रृंखला, जिसे शुरू में लिटिल ब्लैक मिरर के रूप में घोषित किया गया था, लेकिन अंततः इसका नाम बदलकर स्टोरीज फ्रॉम अवर फ्यूचर कर दिया गया, को अमेरिकी यूट्यूबर रूडी मैनकुसो द्वारा नेटफ्लिक्स अमेरिका लैटिना के लिए निर्देशित किया गया था। 249 शुरुआत में नेटफ्लिक्स अमेरिका लैटिना के यूट्यूब चैनल पर रिलीज करने की योजना बनाई गई थी। कार्यक्रम की 5वीं श्रृंखला के प्रचार के हिस्से के रूप में परियोजना के मूल ट्रेलर को नेटफ्लिक्स द्वारा हटा दिया गया था। शॉर्ट्स 10 जून 2019 को इसमें शामिल लोगों के यूट्यूब चैनलों पर जारी किए गए थे। 251 क्योर फॉर लोनलीनेस को मैनकुसो के चैनल पर जारी किया गया था। गेटिंग टू नो यू को लेले पोंस के चैनल पर जारी किया गया था। द हेल्दी अल्टरनेटिव को जुआनपा जुरिता के चैनल पर जारी किया गया था। 252 साहित्य जून 2018 में मौखिक इतिहास की साथ ही पुस्तक इनसाइड ब्लैक मिरर की घोषणा की गई थी। ब्रूकर, जोन्स और जेसन अर्नोप को इसके लेखक का श्रेय दिया जाता है। पुस्तक में पहले 4 श्रृंखलाओं के 19 एपिसोड के खंड शामिल है, जिनमें से प्रत्येक में कलाकारों और क्रू के साथ-साथ स्टिल्स और पीछे के दृश्यों की छवियों के साथ बातचीत के साक्षात्कार शामिल है। 253 यह पुस्तक यूके में 1 नवंबर 2018 को और यूएस में 20 नवंबर 2018 को पेंगुइन रैंडम हाउस से जारी की गई थी। 255 स्टारबर्स्ट ने पुस्तक को 10 में से 10 स्टार दिए, इसके अद्भुत व्यापक प्रारूप की प्रशंसा की और इसे कुंद, भंगुर, अक्सर जानलेवा मजेदार और भव्य रूप से सचित्र के रूप में संक्षेपित किया। 256 जून 2017 में ब्रूकर ने ब्लैक मिरर पर आधारित गद्य कहानियों की एक श्रृंखला की घोषणा की। पहला खंड 20 फरवरी 2018 को प्रकाशित होना था और इसे ब्रूकर द्वारा संपादित किया जाना था। 2018 और 2019 में बाद में 2 और खंडों की योजना बनाई गई थी। 257 नियोजित लेखकों में विज्ञान कथा लेखक कोरी डॉक्टरो, सिल्वेन न्यूवेल और कैथरीन वेब शामिल थे, जो क्लेयर नॉर्थ के छद्म नाम से जाने जाते थे। 259 परियोजना को 2018 में अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था क्योंकि ब्रूकर और जोन्स इसके लिए पर्याप्त समय नहीं दे सके। ब्रूकर ने कहा, मुझे यकीन नहीं है कि श्रृंखला कब या दिखाई देगी। शायद नहीं। 253 ब्लैक मिरर भूल भुलैया 2019 के मध्य में यूनाइटेड किंगडम के चेल्सी में थोरपे पार्क रिजॉर्ट ने घोषणा की कि वह एक वॉकथ्रू भूल भुलैया ब्लैक मिरर लेबिरिंथ खोलने जा रहा है। 260
भूल भुलैया को मार्च 2020 में खोला जाना था, 261, 262, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसमें देरी हुई। 263, यह 21 मई 2021 को खोला गया और इसकी थीम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। विषय का नाम और उनकी ली गई तस्वीर का उपयोग भूल भुलैया को निजीकृत करने के लिए किया जाता है। 264, यह 2023 के अंत में बंद हो गया। 265, संदर्भ, इस बात पर आलोचनात्मक सहमति थी कि एंथोलॉजी सीरीज सोलमेट 2020 अपनी अति महत्वाकांक्षी प्रकृति और दोहराव के कारण ब्लैक मिरर से नीच है। 212, 213, इसका केंद्रीय दंभ कि एक कंपनी अपने ग्राहकों के आदर्श साथी का निर्धारण कर सकती है, सीरीज के चौथे एपिसोड हैंग द डीजे के समान है। सोलमेट को विलियम ब्रिजेस ने बनाया था, जो ब्लैक मिरर के 2 एपिसोड के लेखक थे, और जॉर्जिना कैंपबेल, जिन्होंने हैंग द डीजे में मुख्य भूमिका निभाई है, एक एपिसोड में मुख्य किरदार है। 214, इसी आधार पर विज्ञान कथा कार्यक्रम द वन को भी आलोचकों द्वारा ब्लैक मिरर से कमतर माना गया, जिन्होंने इसके खराब संवाद, कहानी और गति का हवाला दिया। 215, 216, रोमांटिक कॉमेडी मेड फॉर लव 2021 में सीरीज 4 एपिसोड यूएसएस कॉलिस्टर की क्रिस्टिन मिलियोटी मुख्य भूमिका में है और एक महिला के तकनीकी आधार, जिसके पूर्व पति ने उसके शरीर में एक मॉनिटरिंग डिवाइस प्रत्यारोपित किया है, की तुलना ब्लैक मिरर से की गई थी। 217, 218, मिलियोटी ने दोनों कहानियों को खुद को खोजने की कोशिश कर रही एक महिला के रूप में देखा। 219, वास्तविकता से तुलना, ब्रायस डलास हॉवर्ड, ब्रायस डलास हॉवर्ड ने नोजडाइव नामक धारावाहिक में अभिनय किया, जिसके सोशल मीडिया रेटिंगग्रस्त विश्व की तुलना चीन की सोशल क्रेडिट सिस्टम से की गई है। ब्रूकर को अक्सर टिप्पणीकारों द्वारा ब्लैक मिरर के लिए उनकी स्क्रिप्ट में भविष्यदर्शी के रूप में वर्णित किया गया है। 195, 2015 में द डेली बीस्ट के जी क्लेव हिटेकर ने शो को मैजिक 8 बॉल कहा था। 220, पहले एपिसोड द नेशनल एंथम में यूके के प्रधानमंत्री को एक स्वर के साथ यौन संबंध बनाने के लिए ब्लैकमेल किया गया है। 4 साल बाद डेली मेल ने आरोप प्रकाशित किए कि तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने विश्वविद्यालय में दीक्षा संस्कार के रूप में एक मृत स्वर के मुंह में अपने शरीर का एक निजी हिस्सा रखा था। 221, 222, ब्रूकर ने बाद में कहा कि समाचार सुनने के बाद उन्होंने एक पल के लिए वास्तव में सोचा कि क्या वास्तविकता एक अनुकरण है, क्या यह केवल मुझे धोखा देने के लिए मौजूद है। 221, द वाल्डो मोमेंट, मीडिया व्यक्तित्व डोनाल्ड ट्रंप के 2017 से 2021 के अमेरिकी राष्ट्रपति पद और 2019 के बाद से कॉमेडियन वोलोडिमिर जेलेंस्की के यूक्रेनी राष्ट्रपति पद की तुलना पत्रकारों ने वाल्डो के मंच से की। 223, 224, 225, ब्रूकर ने ट्रंप को वाल्डो की तरह एक राजनीति विरोधी उम्मीदवार के रूप में वर्णित किया जो कर्कश और रक्षात्मक है और कुछ भी पेश नहीं करता। 226, पोलिटिको के एड्रियन करातनीकी ने कहा कि वाल्डो की तरह जेलेंस्की के पास अपने चुनाव से पहले कुछ स्पष्ट नीतिगत स्थितियां थीं। 227, 2016 का एपिसोड नोजराइव एक ऐसे समाज को प्रस्तुत करता है जिसमें नागरिक एक दूसरे के साथ बातचीत को 1 से 5 सितारों तक रेट करते हैं और एक समग्र रेटिंग प्राप्त करते हैं, जो काफी हद तक उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को निर्धारित करता है। इसकी तुलना चीन के सोशल क्रेडिट सिस्टम से की गई है, जहां स्थानीय सरकारें नागरिकों को एक समग्र स्कोर प्रदान करने के लिए उनका डेटा एकत्र करती है। 228, उदाहरण के डेटा बिंदुओं में सार्वजनिक रूप से सरकार की आलोचना करना, ऋण पर चूक करना या उच्चरेटेड दोस्त होना शामिल है। 229, 230, नोजराइव में सिस्टम की तरह कम स्कोर व्यक्ति की परिवहन तक पहुंच को सीमित कर सकता है। 231, 232, बी राइट बैक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक को दर्शाता है जिसे मृत प्रियजन की नकल करने के लिए डिजाइन किया गया है।
233 शट अप एंड डांस एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जिसे उसके हस्तमैथुन के फुटेज को उसके वेबकैम के माध्यम से रिकॉर्ड करने के बाद ब्लैकमेल किया जाता है। कंप्यूटर वायरस एक अनजान व्यक्ति के वेबकैम के माध्यम से गुप्त रिकॉर्डिंग की अनुमति दे सकते हैं और इसी तरह के वास्तविक जीवन के ब्लैकमेल की सूचना दी गई है। 228 एपिसोड के अधिक छोटे पहलुओं को भी भविष्यसूचक के रूप में देखा गया है। क्रोकोडाइल में सेल्फ ड्राइविंग पिज्जा डिलीवरी वैन का चित्रण करने के 10 दिन बाद टोयोटा और पिज्जा हट ने 2018 के कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो में एक चालक रहित पिज्जा डिलीवरी वाहन की योजना पेश की। 235 15 मिलियन मेरिट्स में ब्रिटेन के गॉट टैलेंट पर आधारित एक वर्चुअल एनिमेटेड ऑडियंस के साथ एक टैलेंट शो है। 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण ब्रिटेन के गॉट टैलेंट में एक वर्चुअल ऑडियंस थी जिसका सौंदर्य शास्त्र 15 मिलियन मेरिट्स जैसा था। 237 अन्य वास्तविक जीवन की तकनीकों को ब्लैक मिरर में देखी गई प्रगति के रूप में वर्णित किया गया है, जैसे द वाल्डो मोमेंट में वाल्डो का मोशन कैप्चर एनिमेशन मेन अगेंस्ट फायर से। स्पिनफ मीडिया जेडेक्स स्पेक्ट्रम एमुलेटर गेम नोहज डाइव को बैंडरसनैच के साथ मिलकर बनाया गया था। कई ब्लैक मिरर टाई इन उत्पाद जारी किए गए हैं। इसी नाम के एपिसोड पर आधारित एक नोजडाइव बोर्ड गेम असमोडे द्वारा निर्मित किया गया था। 25 नवंबर 2018 को जारी खेल में 3 से 6 खिलाड़ियों की आवश्यकता होती है और इसे लगभग 45 मिनट तक चलने के लिए डिजाइन किया गया है। 238 काल्पनिक गेम नोहज डाइव जिसे बैंडरसनैच में दिखाया गया है और जिसका नाम नोजडाइव एपिसोड के नाम पर रखा गया है, नेटफ्लिक्स द्वारा एक जेडेक्स स्पेक्ट्रम एमुलेटर के लिए बनाया गया था और एक बैंडरसनैच टाई इन वेबसाइट पर जारी किया गया था। 239 बार्बिकन सेंटर में 2017 के एक संग्रहालय में इनटू द अननोन ए जर्नी थ्रू साइंस फिक्शन शीर्षक से 15 मिलियन मेरिट्स पर आधारित एक इंस्टॉलेशन शामिल था। 240 2018 में फिल्म की रिलीज के तुरंत बाद बर्मिंघम और लंदन में इसी नाम की काल्पनिक बैंडरसनैच दुकान के बाद डिजाइन किए गए कई नकली टकर के न्यूज एजेंट और गेम्स स्टोरफ्रंट बनाए गए थे। 242 साउंड ट्रैक्स 23 किस्तों में से 12 के साउंड ट्रैक ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सेवाओं पर जारी किए गए हैं। बी राइट बैक, व्हाइट बियर, व्हाइट क्रिसमस, नोजराइव, सैन जुनिपेरो, मेन अगेंस्ट फायर, हेटेड इन द नेशन, यूएसएस कॉलिस्टर, अर्केंगल, हैंग द डीजे, ब्लैक म्यूजियम और स्मिथेरेन्स। 243 ब्रूकर ने उन गानों की एक 42 ट्रैक स्पॉटिफी प्लेलिस्ट भी जारी की जो या तो सैन जुनिपेरो में शामिल थे या किसी चरण में शामिल किए जाने की योजना थी। 244 एलेक्स सोमरस को श्रेय दिया गया और सिगुर रोस की विशेषता वाला हैंग द डीजे साउंड ट्रैक अतिरिक्त रूप से विनाइल पर जारी किया गया था। 245 इसे परफॉर्मर माइली साइरस ने अपने किरदार एशले ओ के नाम से रिलीज किया और कई देशों में चार्ट में शामिल हुआ। बी-साइड राइट वेयर आई बिलोंग 9 इंच नेल्स का एक और रूपांतरण था जिसे एपिसोड में दिखाया गया था। 246 247 और एक जैसे से नेटफ्लिक्स पर एक जैसे रिलीज़ की बात की जाए तो तकरीबन 2016 से 16 अक्टूबर 2016 से ही हमें देखने को मिल रही है और कंटिन्यू अभी प्रेजेंट तक इसका नया सेक्शन हमें 10 तारीख से देखने को मिलने वाला है, जिसमें 6 से 7 एपिसोड है। टोटल एपिसोडों की बात की जाए तो 50 से ऊपर एपिसोड होने वाले हैं और पूरी सीरीज़ के एक जैसे 1 से 6 सेक्शन के अंदर बाकी आपको मज़ा आने वाला है। और ऐसा ही एक तरह से इसकी सिमिलर सीरीज भी हमें कहीं देखने को मिल चुकी है 2000 मैं आपको बताऊँ 16 से लेकर 2025 के बीच में, और ये इसका 6ठा सेक्शन हमें देखने को मिला है। बाकी आपको और कोई डिटेल जाननी हो तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर इसे हाल पर साइड कर दीजिएगा। बाकी आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।